हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ओके, हम लोग कर रहे थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कर लिया था। एंड आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 3। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो हम लोग आ गए अपने यूनिट 3 पे। ठीक है प्यारे बच्चों, और हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे क्या यूनिट 3 में क्या कवर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, है ना। तो हमारे पास दो टॉपिक हैं इस वीडियो के लिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब देखो वेरी सिंपल यार, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, तो सेलर टू बायर हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स सेल कर रहे होते हैं, तो सेलर टू बायर गुड्स का जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, आप याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए, देखो फटाफट एक बार जल्दी से लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए क्या क्या बातें हैं सर। सबसे पहले तो अपने को क्या मांगता है सेलर, फिर अपने को क्या मांगता है बायर, फिर अपने को क्या मांगता है प्राइस, फिर अपने को क्या मांगता है गुड्स, फिर अपने को क्या मांगता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास में ना हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बाकी बातें तो हम लोग कर चुके हैं। ओके, मैंने आप लोगों को क्लास में भी समझाया था, फिर से समझा देती हूँ कि देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए यार सेलर टू बायर रिस्क का ट्रांसफ़र करना जरूरी है। अगर सेलर टू बायर गुड्स का रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म ही नहीं होएगा, है ना। अब हम लोग बात करेंगे फिर रिस्क मैम, अब हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में रिस्क कब ट्रांसफ़र होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हमारे पास ना कई तरीके के गुड्स होते हैं। हमारे पास फ्यूचर गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, कंटिंजेंट गुड्स होते हैं। तो मुद्दा ये आता है कि कौन से गुड्स में रिस्क ट्रांसफ़र होएगा, कौन से गुड्स में रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होएगा। तो वेरी सिंपल यार, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले। यहाँ पे हम लोग फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स की बात नहीं करने वाले, क्योंकि फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म नहीं होएगा, वहाँ पे सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल फॉर्म होएगा। यानी कि जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाते समय मैं आपको एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में बात करूंगी, और फिर मैं आपको ये टॉपिक में बताऊंगी कि अनसर्टेन गुड्स के केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, रिस्क कब ट्रांसफर होते हैं, अगर असर्टेन गुड्स हैं तो रिस्क कब ट्रांसफर होंगे, एंड अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं तो रिस्क कब ट्रांसफर होंगे, है ना। तो हम लोग ये वाली बात को यहाँ पे करने वाले हैं। चलो आजा फटाफट। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम की बात बाद में करेंगे। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 18 से लेके 26 तक के प्रोविजंस को हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहले किसी भी गुड्स के रिस्क को ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले अपने को ना गुड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हमारे गुड्स आइडेंटिफाई होंगे तभी तो हम उन गुड्स का रिस्क ट्रांसफर करेंगे। जब हमें पता ही नहीं कि कौन सा गुड्स हमें परचेज करना है या कौन सा गुड्स हमें बेचना है, ग्राहक को कौन सा गुड्स चाहिए, अगर हमें यही नहीं पता है तो फिर ये केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, रिस्क ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं सर रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले आता है अगर हमारे पास अनअसर्टेन गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, और एग्जिस्टिंग में सबसे पहले आता है अनअसर्टेन गुड्स। अगर हमारे पास अनअसर्टेन गुड्स हैं तो अनअसर्टेन गुड्स का रिस्क ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि बायर को अभी पता ही नहीं कि उसे कौन सा गुड्स परचेज करना है, तो अनअसर्टेन गुड्स का रिस्क ट्रांसफर नहीं हो सकता। अच्छा मैम, तो अगर हमारे पास अनसर्टेन गुड्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जब हम उन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब फिर सेल कंप्लीट होगी। तो सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस अंटिल गुड्स आर असर्टेन। आई बात समझ में। तो जब तक गुड्स असर्टेन नहीं होंगे तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होने वाला। बोल भाई, इतनी कहानी समझ में आती है। तो अनसर्टेन गुड्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको असर्टेन बनाएंगे। फिर इसके अलावा अगर असर्टेन गुड्स हो गए, अगर असर्टेन गुड्स हैं तब फिर प्रॉपर्टी कब पास होएगी, अगर गुड्स असर्टेन है तो असर्टेन गुड्स के केस में रिस्क कब ट्रांसफर होएगा। वेरी सिंपल यार। अब यहाँ पे बायर और सेलर की इंटेंशन देखो, बायर कब चाहता है गुड्स को डिलीवर कर दो या सेलर कब डिलीवर करने को बोल रहा है, तो उनके बीच में ना जो एग्रीमेंट हुआ उसके बेसिस पे हो जाएगा। ये तो इंटेंशन है दोनों की कि वो क्या चाहते हैं। तो द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेलीविजन परचेज किया और मैंने सेलर से कहा मुझे आज ही भिजवा दो, आज ही इसकी डिलीवरी करवा
करवा दो मेरे घर पे, तो इसका मतलब है टेलीविजन असर्टेन अनअसर्टेन मैंने असर्टेन किया और फिर मैंने सेलर को बोला कि मुझे आज ही उसकी डिलीवरी कर दो, तो वेरी सिंपल। अब बायर की इंटेंशन आज की है तो आज कर दो। बायर कहता है देखो अभी नहीं, आज नहीं करना है, मेरे घर का रेनोवेशन हो रहा है और मुझे ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल आज है 20th में, मैंने कहा कि मेरे घर का रेनोवेशन हो रहा है 25th को कंप्लीट हो जाएगा, तो जो गुड्स है ना मैं पेमेंट आज कर देती हूँ और आप ना गुड्स को 25th को डिलीवर करना। तो वेरी सिंपल, बायर 25th को डिमांड कर रहा है तो सेलर 25th को डिलीवर कर देगा। तो कैसे कैसे करेंगे, कैसे मतलब अगर असर्टेन गुड्स हैं तो किस तरीके से हम रिस्क ट्रांसफर करवाएंगे? टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ोन लेने के लिए गई, जब मैं ये फ़ोन लेने के लिए गई तो वहाँ पे रिस्क कब ट्रांसफ़र हुआ? वेरी सिंपल, जैसे ही मैंने उनकी पेमेंट करी इमीडिएटली उन्होंने मेरे नाम का इन्वॉइस बना दिया और मैम ये लो डब्बा आपका। मैंने उनसे कहा कि मैंने अभी पेमेंट नहीं किया, मैंने फ़ोन सेलेक्ट किया, उन्होंने बॉक्स दिखाया मेरे को, मैंने कहा बॉक्स ओपन कर दूँ? कि नहीं 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 मैम बॉक्स मत ओपन करना। इसका मतलब है, अगर देखो अब यहाँ पे क्या है सर, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जैसे हों, तो अगर मैं किसी शोरूम में जाके कोई गुड्स परचेज करती हूँ तो वहाँ सेलर कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होएगा पहले आप पेमेंट कर दोगे तभी हम रिस्क ट्रांसफर करेंगे, अगर ऐसा है तो उसी के अकॉर्डिंग रिस्क ट्रांसफर होएगा टू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या पार्टीज जैसा डिमांड करें, एंड टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, या केस के सर्कमस्टांसेस जैसे हो, है ना। तो इन तीन चीज के बेसिस पे आपको रिस्क का ट्रांसफर हो जाएगा। अब आ जाओ फटाफट आपको रूल्स बता देती हूँ। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ रिस्क, सेलर टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या? पासिंग ऑफ रिस्क। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या? पासिंग ऑफ रिस्क। 1 मिनट में ना हम लोग कवर करेंगे कि अगर सेलर ने बायर को कोई गुड्स बेचा तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि पासिंग ऑफ रिस्क कब होएगा, है ना। तो अगर मेरे पास स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स हैं, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स हैं, तो फिर ये ऑफ कोर्स बायर या सेलर जो भी बताएगा, भाई सेलर कहता है कि सर हम आपको आज डिलीवरी करवा देंगे तो डिलीवरी कर दो, या बायर चाहता नहीं नहीं आज नहीं चाहिए हमें कल 2 दिन के बाद चाहिए तो तब डिलीवरी करवा दो। तो अगर हमारे पास ना प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है ना, तो फिर कब हम पास करेंगे रिस्क? वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी the property in them is transferred to the buyer at such time as the party to the contract intend to be transferred। ठीक है ना, प्लीज ये बात को फोकस करना। जब कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी चाहेंगे कि मेरे को ये टाइम पे डिलीवरी मांगता है तो वो टाइम पे डिलीवरी करने का, आई बात समझ में। फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, तो हम देखेंगे कि पार्टीज की एक्टिविटी क्या है, कंडक्ट वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं उसके बेसिस पे। Unless a different intention appears, the rule contained in section 2024 are rules for ascertaining the intention of the parties। आप सुनेंगे ध्यान से, ये क्या कहानी है? देखो वेरी सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना। बच्चा ना इसमें ना मतलब लगता है उसको कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल। अगर अनअसर्टेन गुड्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको असर्टेन करोगे और असर्टेन करने के बाद आप उसको बेचोगे। और अगर गुड्स असर्टेन है और स्पेसिफिक है तो अब यहाँ पे बायर और सेलर की इंटेंशन काम करेगी। अगर बायर चाहता है कि मुझे आज ही डिलीवरी कर दो तो आज ही कर देंगे, बायर चाहता है मुझे बाद में कर दो बाद में करेंगे। अच्छा, अगर ये वाली बातें नहीं है, बायर ने माल परचेज किया लेकिन उसने डिलीवरी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताया, तो फिर ये केस में क्या करेंगे? तो फिर ये केस में सेक्शन 20 to 24 तक के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। अगर बायर ना चुप है और सेलर भी अपनी कोई बात नहीं रख रहा है और रिस्क को ट्रांसफर करना है, तो ये केस में सेक्शन 20 to 24 तक के रूल्स को अप्लाई कराएंगे हम लोग। अब ये क्या है, आ जाओ। अगर स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट है, तो इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो। सेलर, अगर लॉ कहता है सेलर और बायर ने डिलीवरी रिस्क के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करी कि कब हम आपको गुड्स डिलीवर करें, कब हम आपको रिस्क ट्रांसफर करें, तो वेरी सिंपल यार, स्पेसिफिक गुड्स हैं और डिलीवरेबल स्टेट में, तो वेरी सिंपल इमीडिएटली आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ोन परचेज करने के लिए एक शॉप पे गई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ये फ़ोन चाहिए, मैंने पेमेंट किया, इमीडिएटली वो मेरे को बॉक्स लेके आ गए कि मैम ये आपका बॉक्स है, आपने ये कलर डिमांड किया था तो आपको ये कलर मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुड्स वो स्पेसिफिक असर्टेन हो गया, स्पेसिफिक हो गया, बॉक्स मेरे कलर का, मेरे मनपसंद का वो फ़ोन लेके आ गए ना, उन्होंने वो बॉक्स मुझे दे दिया, यानी कि रिस्क ट्रांसफर हो गया, है ना। तो वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer when the contract is made and is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यहाँ पे देखो, एक्स गोज इनटू अ शॉप एंड बाय अ टेलीविजन एंड आस्क्स द शॉपकीपर फॉर इट्स होम डिलीवरी, तो इमीडिएटली आपको रिस्क ट्रांसफर हो गया। तो अब टेलीविजन जो है वो किसके पास है, वो अभी तो सेलर के पास ही है, बट रिस्क किसको ट्रांसफर हो गया, बायर को। अगर एक्स ने एक टेलीविजन परचेज किया और उसने सेलर से कहा कि इसको हमारे घर पे डिलीवर करवा दो, मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ, है ना, तो फिर अब यहाँ पे ये बात डिलीवरी हुई है या नहीं हुई ये इररिलेवेंट है, उस टीवी का जो रिस्क है वो बायर को ट्रांसफर हो गया है। अब अगर वो टीवी टूट जाती है तो उसका रिस्क कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं और डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं और डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो यहां क्या करेंगे मैम। डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, डिलीवरेबल स्टेट एक सिचुएशन है जहां बायर सेलर ना गुड्स को इस सिचुएशन में लेके आता है जहां पे बायर बाउंड होता है उस गुड्स को परचेज करने के लिए। तो डिलीवरेबल स्टेट इज सिचुएशन जहां पे बायर बाउंड है, बायर लाइबल है उस गुड्स के रिगार्डिंग पे करने के लिए, बायर बाउंड है उस गुड्स को परचेज करने के लिए। तो डिलीवरेबल स्टेट ये सिचुएशन होती है। और अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं और स्पेसिफिक गुड्स की फिर सेल कैसे होगी, तो सेलर की जिम्मेवारी बनती है कि उनको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आए, और जैसे डिलीवरेबल स्टेट में लेके आएंगे सर गुड्स की रिस्क जो होगी वो सेलर टू बायर ट्रांसफर हो जाएगी। देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ। सुनो ध्यान से, क्या कहा, अगर हमारे पास ना स्पेसिफिक गुड्स हैं लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो फिर अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएंगे तो उनकी रिस्क ट्रांसफर नहीं हो सकती है, और अगर एक बार वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गए तो रिस्क ट्रांसफर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक लैपटॉप परचेज करने के लिए एक शॉपकीपर के पास गई और मैंने उससे कहा कि भैया मुझे एक लैपटॉप दे दो, तो मैंने एक लैपटॉप पसंद किया, मैंने कहा ये वाला दे दो, तो उसने कहा ओके मैम ठीक है, मैं शाम तक आपको घर पे डिलीवरी करवा दूंगा। तो मैंने कहा हाँ, इसमें विंडोज़ वगैरह भी नहीं, वो भी इंस्टॉल कर देना। मैंने वो लैपटॉप परचेज किया और उसने कहा कि मैम शाम तक इसमें विंडोज़ वगैरह करके मैं आपको शाम तक डिलीवर करवा दूंगा। जैसे उसने विंडोज़ इंस्टॉल किया सर, वो गुड्स का रिस्क मेरे को ट्रांसफर हो गया। Peter buy a laptop from an electronic store and ask for a home delivery. The shopkeeper agreed to it. However, the laptop does not have Windows operating system. The shopkeeper promises to install it and call Peter before making delivery. In this case, the property transfer to Peter only after shopkeeper has installed the Windows. आई बात समझ में? और जैसे ही उसने विंडो इंस्टॉल कर दिया यानी कि डिलीवरेबल स्टेट में पहुंच गया, यानी कि रिस्क ट्रांसफर हो गया सेलर टू बायर। ठीक है ना? 1 minute. ओके, सही है। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट and when the seller has to do anything there to in order to ascertain the price। ये क्या है भाई, स्पेसिफिक गुड्स हैं और डिलीवरेबल स्टेट में है, तो फिर अब यहाँ पे ना सेलर को हो सकता है कुछ पैकेजिंग वगैरह करनी हो या कुछ और स्टेप्स लेने हो, है ना, वेट करना हो, मेजरमेंट करना हो, है ना। तो अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं डिलीवरेबल स्टेट में है तो उस पर जो फाइनल जो प्रोसेस होता है वो फाइनल प्रोसेस करने के बाद रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to wait, measure, test, or to do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. The property does not passes until such act or thing is done and the buyer has notice thereof। ठीक है ना यार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कार परचेज करने के लिए जाती हूँ, तो फिर ये केस में क्या, मान लो मैंने एक कार परचेज करी, तो कार परचेज करने से पहले, डिलीवरी करने से पहले वो क्या करते हैं, कुछ टेस्टिंग वगैरह करते हैं कि जो कार के पार्ट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सही है या सही नहीं है। तो जब तक वो टेस्ट वगैरह नहीं होंगे ना सर, रिस्क मेरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता, भले मैंने उसके लिए पे भी कर दिया हो, तब तक मैं उस कार का रिस्क मेरे को ट्रांसफर नहीं होएगा जब तक प्रॉपर उसकी टेस्टिंग एंड ऑल नहीं हो जाती है ना। क्योंकि जब कार आप परचेज करते हो तो जो कंपनी होती है वो क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे व्हीकल की चेकिंग करवाती है, टेस्टिंग करवाती है कि उसके सारे पार्ट्स एंड ऑल सही है या नहीं सही है ना। एंड जब ये चेक कर लेती तभी वो अपने बायर को वो गुड्स डिलीवर करती है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई कार XYZ परचेज करी, तो वो कार में ना वो कुछ टेस्टिंग वगैरह, मैंने प्राइस पे कर दिया, आइडेंटिफाई भी हो गया कि मुझे यही कार चाहिए, है ना, इन्होंने इनवाइस भी मेरे को बना दिया, बट जब तक वो टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा, और एक बार टेस्टिंग वगैरह हो गई फाइनली रिस्क मेरे को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सुन ध्यान से, कभी भी ना किसी भी गुड्स का रिस्क ट्रांसफर करने के लिए सर गुड्स ना असर्टेन होना जरूरी है।
अगर अनसर्टेन गुड्स होंगे तो उनकी सेल नहीं होती है, अनसर्टेन गुड्स में रिस्क ट्रांसफर नहीं होती। जब बायर को पता ही नहीं कौन सा गुड्स होएगा तो रिस्क कहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, तो अनसर्टेन गुड्स में रिस्क कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। गुड्स मस्ट बी असर्टेन, गुड्स हमेशा क्या होने चाहिए, असर्टेन्ड ही होने चाहिए, ठीक है। The rules in respect of passing of property of unascertained goods are as follows। देखो अनअसर्टेन है तो फिर आपको ना उसको ना असर्टेन करना पड़ेगा। कहते रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। देखो जो बात मैंने कही है, where there is a contract for the sale of unascertained or future goods by description and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriate to the contract either by the seller or with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller, the property in the goods thereupon passes to the buyer। such assents may be expressed or implied and may be given either before or after the appropriation is made। तो इसका मतलब क्या है, मैंने फ्यूचर गुड्स से मैंने डिस्क्राइब किया और सेलर ने क्या किया, उन गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया। मैंने किसी गुड्स को डिस्क्राइब किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कारपेंटर के पास गई और मुझे एक डाइनिंग टेबल परचेज करना था। मैं एक कारपेंटर के पास गई और मुझे एक डाइनिंग टेबल परचेज करना था, तो मैंने डाइनिंग टेबल को बनाने को ऑर्डर दिया। तो डाइनिंग टेबल बनाने का ऑर्डर दिया है तो थोड़ा ना रिस्क ट्रांसफर होएगा। सेलर ने उनको प्रोड्यूस कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया और अब उसने मेरे हिसाब से, मेरे डिजाइन के हिसाब से वो प्रोडक्ट को बना दिया, यानी अब वो जो गुड्स है ना वो एप्रोप्रिएटेड है अकॉर्डिंग टू द बायर। तो ये सिचुएशन में ना अब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो वेरी सिंपल यहाँ पे लिख रखा है अनअसर्टेन गुड्स। तो अनअसर्टेन गुड्स की सेल नहीं होती है, जब हमने उसको प्रोड्यूस कर लिया तो आइडेंटिफाई हो गया ना, असर्टेन हो गया ना, और असर्टेन गुड्स की सेल परचेज होगी, रिस्क ट्रांसफर होगा। डिलीवरी टू द कैरियर, वेयर इन पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर or to the carrier or other bailee for the purpose of transmitting to the buyer and does not have reserved the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract। अब क्या, डिलीवरी टू द कैरियर, अगर सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिया और थर्ड पार्टी कैरियर उसको लेके जा रहा है और सेलर ने अपने राइट्स ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किए, तो इसका मतलब है वो गुड्स क्या है, एप्रोप्रिएटेड है, ठीक है ना यार। अच्छा यहाँ पे देखो, अ बिल ऑफ लैंडिंग ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर and is sent to him and the ownership in the goods passes from the seller to the buyer। in case the goods are subjected to accidental loss or by theft the seller will not be liable। क्योंकि अगर सेलर ने उसको कैरियर को दे दिया है और बायर के बिहाफ पे दिया है, मतलब बायर को नोटिस दे दिया कि भाई हमने आपके गुड्स भेज दिए, तो इसमें अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, लॉस होता है कुछ गुड्स का, पैरिश हो जाते हैं, तो ये केस में नुकसान किसका होएगा, बायर का होएगा। आगे बात करते हैं यार, अब आ जाओ, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन। देखो भाई अनअसर्टेन गुड्स की सेल नहीं होती है, मैंने बताया अनअसर्टेन गुड्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको एप्रोप्रिएट बनाएंगे। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन एक सिचुएशन है जहाँ पे गुड्स आने के बाद अब बायर डिनाई नहीं करेगा, मतलब बायर के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम गुड्स को एप्रोप्रिएट बना देते हैं तो फिर ये केस में अब बायर को वो गुड्स लेना पड़ेगा। यानी कि अगर बायर ने, मान लो मैं एक कारपेंटर हूँ और मुझे किसी ने ऑर्डर दिया कि मैम इस डिज़ाइन का आप ना डाइनिंग टेबल बना दो, और मैंने उसके अकॉर्डिंग वो डाइनिंग टेबल बना दिया, तो ये सिचुएशन में ना अब उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उस गुड्स को ले, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए वो डिज़ाइन बनाया। हो सकता है शायद मार्केट में वो डिज़ाइन कोई परचेज ही ना करे, है ना। तो फिर ये केस में अगर आपने मुझे ऑर्डर दिया, आपने गुड्स को डिस्क्राइब किया और अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिप्शन मैंने वो गुड्स को बना दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, तो ये केस में आपको वो गुड्स परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना यार। तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या कह रहे हैं, appropriation of goods involves selection of goods with an intention of using them in performance of the contract and with the mutual consent of the seller and the buyer। the essential there is a contract for the sale of unascertained or future goods, जैसे डाइनिंग टेबल फ्यूचर गुड्स हो गया। the goods should conform to the description and quality stated in the contract। बायर ने मुझसे कहा कि मैम एक डाइनिंग टेबल बना दो, ऐसा ऐसा डिजाइन होएगा और उसकी ये क्वालिटी होएगी, उसमें ये वाली वुड का आप प्रयोग करना। द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब हो गया कि उसमें जो फाइनल स्टेप मतलब जो पेंटिंग वगैरह डेंटिंग है वो सब मैंने कर दिया। द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली approved the contract either by delivery to the buyer or his agent to the carrier। और फाइनली गुड्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनकंडीशनल है और बायर रेडी है उस गुड्स को परचेज करने के लिए। द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर। अब एप्रोप्रिएशन कैसे होगी, लाए हो क्या मेरे लिए,
एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर। एप्रोप्रिएशन कैसे होगी? अब सेलर करेगा, लेकिन अब ये म्यूचुअल कंसेंट, भाई तुमने मुझे डाइनिंग टेबल को ऑर्डर दिया तभी तो मैंने एप्रोप्रिएट किया ना तुम्हारे अकॉर्डिंग गुड्स को। तो द सेलर विद द एसेट ऑफ द बायर, the buyer with the asset of the seller, and the asset may be expressed or implied, या asset may be given either before or after the appropriation। ठीक है ना यार। तो अल्टीमेटली ना मैंने एक गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, आपने कहा हाँ हाँ ये गुड्स तो मैं परचेज करूंगा, तो आप आपको पसंद आ गया, आप परचेज करोगे, तो फिर भैया जाओ रिस्क ट्रांसफर कर देंगे इमीडिएटली हम। ठीक है ना यार। तो यहाँ पे ना वही सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर अनअसर्टेन गुड्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम असर्टेन बनाएंगे, और असर्टेन बना के फिर हम उसको बेचेंगे। अगर असर्टेन गुड्स हैं तो हम उनको ना डिलीवरेबल स्टेट में लेके आएंगे। अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं डिलीवरेबल स्टेट में है तो फिर कुछ और अगर स्टेप सेलर को करने तो वो स्टेप करेंगे एंड प्रॉपर्टी पास कर देंगे, है ना। और अगर अनअसर्टेन गुड्स हैं तो उनको एप्रोप्रिएटेड बनाएंगे, एंड एप्रोप्रिएशन के बाद फिर फाइनली रिस्क हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अब आता है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे रिस्क कब ट्रांसफर होएगा? गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे रिस्क कब ट्रांसफर होएगा? गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस होता क्या है? गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल सेलर ने, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो मैं एक ना साड़ी की दुकान पे गई और मैंने उनसे कहा कि भैया ना मुझे खूब सारी साड़ियाँ दिखाओ, मुझे कोई साड़ी परचेज करनी है। तो उन्होंने कहा मैम कौन सा लोगे? उन्होंने मेरे को वैरायटीज़ ऑफ साड़ियाँ दिखा दी, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर, वाइट कलर। अरे बाप रे इतने सारे कलर, और मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा सेलर जी मैं तो कन्फ्यूज़ हो गई, मैं कौन सा लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ सारे अच्छे लग रहे हैं। सेलर ने मुझसे कहा मैम जब सारे अच्छे लग रहे हैं तो फिर सारे घर लेके जाओ। मैंने कहा सारे के लिए पैसे थोड़े ना है मेरे पास तो पैसे थोड़े से हैं। तो कहा मैडम देखो दुकान तो आप ही की है, आप हमारे ग्राहक हो, तो आप एक काम करो, आप ये गुड्स लेके जाओ, घर वालों को दिखाओ, उन्हें जो पसंद आए आप वो रख लेना, ना पसंद आए तो वापस कर देना। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, पसंद आए तो रख लेना, रिस्क ट्रांसफर कर देंगे, और ना पसंद आए तो वापस कर देना, यानी कि रिस्क ट्रांसफर नहीं होएगा। तो सेल गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सेलर बायर को गुड्स देता है कि तुम सोच लो, समझ लो, और उसके बाद अगर तुम्हें समझ में आते हैं वो गुड्स तो हम रिस्क ट्रांसफर कर देंगे और सेल कंप्लीट हो जाएगी, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आते तो वापस कर देना। बट अब इसमें 3 सिचुएशंस होते हैं, वो 3 सिचुएशंस में से विच एवर इज अर्लियर जो भी होएगा वो टाइम पीरियड में सेल कंप्लीट हो जाएगी, रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या, मान लो मैं सेलर के पास गई और मेरे को बहुत सारी साड़ियाँ पसंद आई, उसने कहा मैडम सारे ले जाओ, लेकिन मैडम देखो 30 डेज में बता देना। अब अगर उसने कहा कि 30 डेज में बता देना मेरे को, अदरवाइज 31 डे को आपको रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा, तो 30 डेज में बता देना, तो 30 दिन में बता दूंगी। अगर 30 दिन से ज़्यादा मैंने बताया, मान लो मैं साड़ियाँ लेके गई, 30 दिन से ज़्यादा मैंने होल्ड कर लिया, तो फिर ये केस में ना 31वें दिन तो मुझे रिस्क ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसने 30 डेज का टाइम दिया था, मैंने 31वें दिन तक 31st डे तक मैंने उसको होल्ड कर लिया। तो ये सिचुएशन में ना 30 दिन के अंदर अगर मैंने अपनी अप्रूवल नहीं दी, डिनाई नहीं किया, तो फिर सर 31वें दिन सेलर रिस्क मेरे को ट्रांसफर कर देगा। या फिर मैंने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे मैं बाउंड हो गई अब उस गुड्स को परचेज करने के लिए। मान लो उसने मुझे साड़ी दी, मैंने उसमें से कोई एक साड़ी किसी को गिफ्ट कर दी, तो इसका मतलब है मैं तो वो साड़ी लूँगी यार, है ना। या फिर मैं गई, दूसरे दिन ही मुझे घर में मेरी माँ ने कहा वाह यार ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, ये तुम परचेज कर लो। दूसरे दिन मैंने सेलर को फ़ोन करके कहा सेलर जी वो जो पिंक कलर वाली साड़ी है ना वो मैं परचेज करेगी। तो इसका मतलब क्या है, मैंने उसे खुद ही अप्रूवल दे दिया, है ना। तो इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर सिचुएशन पे सेल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, other similar terms the property therein passes to the buyer of whichever is earlier situation। क्या When he signifies his approval, जैसे मान लो मैं गुड्स लेके गई और दूसरे दिन ही मैंने अपनी कंसेंट दे दी कि मुझे ये वाला गुड्स परचेज करना है, तो ये वाला गुड्स अगर मुझे परचेज करना है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला गुड्स परचेज करना है, तो सेकंड डे मैंने अप्रूवल दे दी, सेकंड डे मुझे रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। या इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू सेलर बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, है ना, और जो अप्रोप्रिएटेड जो फिक्स टाइम था उससे ज़्यादा के टाइम पे रख लिया, है ना, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ रिजनेबल टाइम, यानी कि सेलर ने मुझसे कहा था मैम 30 डेज में बता देना, 30 डेज से ज़्यादा होल्ड मत करना, 30 डेज का टाइम लैप्स कर गया, ऑटोमेटिकली रिस्क मेरे को ट्रांसफर हो जाएगा। या बायर डज समथिंग टू द गुड्स विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को साड़ियाँ गिफ्ट कर दी, है ना, या मैंने किसी के पास वो प्लेज कर दी, तो ये किस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन में मेरे को रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना यार। तो विच एवर इज अर्लियर इवेंट पे
अच्छा, मेरे को इसमें एक चीज़ और बतानी है, प्लीज़ समझना ध्यान से। एक सिचुएशन होती है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। ये क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन में सेलर बायर को गुड्स उसको देता है देखने के लिए कि भाई तुम ले जाओ, गुड देता है आपको कि आप ले जाओ, आप देखो, आपको समझ में आए तो ओके, अदरवाइज ना वापस कर देना। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, गुड सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। इसका मतलब क्या है, सेलर ने आपको गुड्स दिए कि आप जाके घर पे देखो, बट अगर आपको इसको लेना पड़ेगा तो पहले आप पेमेंट करोगे एंड देन फिर मैं इसका रिस्क ट्रांसफर करूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। सेलर ने बायर को एक गुड्स भेजा, कहा अगर आपको पसंद आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना इसका प्राइस पे करना, जब प्राइस पे करोगे तभी मैं रिस्क ट्रांसफर करूंगा। जब इस तरीके की सिचुएशन है कि पहले तुम प्राइस पे करोगे तब मैं आपको रिस्क ट्रांसफर करूंगा, तो ये सिचुएशन में सर जब तक बायर प्राइस पे नहीं करेगा सर रिस्क ट्रांसफर नहीं होएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, मिस्टर सेलर एंड बायर का एग्जाम्पल लेते हैं। सेलर ने बायर को कुछ गुड्स डिलीवर किए और बोला अगर आपको ये पसंद आएगा तो इसका प्राइस पे करोगे, और जैसे तुम प्राइस पे करोगे हम इसका रिस्क ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि अगर बायर को ये पसंद आ गया है और बायर ने इसका प्राइस नहीं पे किया, तो फिर रिस्क ना अभी भी किसके पास होएगा, सेलर के पास ही होएगा। रिस्क किसके पास होएगा, सेलर के पास होएगा। बायर को पसंद आ गया, सेलर ने गुड्स का पोजीशन दे दिया है, बायर को पसंद आ गया है, लेकिन अगर बायर ने प्राइस नहीं पे किया है तो अभी भी गुड्स का रिस्क किसके पास है, सेलर के पास है। अब मान लो बायर ने किसी मिस्टर सी के पास इन्हीं गुड्स को प्लेज कर दिया। अगर प्लेज कर दिया तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आप मुझे बताओ कि क्या ये वैलिड प्लेज माना जाएगा, क्या ये वैलिड प्लेज माना जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब तक आपको सेलर ने गुड्स भेजे हैं कि आप उनको पसंद कर लो, देख लो, समझ में आ जाए, तो पहले प्राइस पे करोगे तब हम रिस्क ट्रांसफर करेंगे, और जब तक प्राइस नहीं पे होएगा तब तक रिस्क ट्रांसफर नहीं होएगा। इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। ठीक है, इसको मैं पढ़ा देती हूँ अच्छे से। इट मे बी नोटेड दैट वेयर गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन ऑन सेल और रिटर्न on the terms that goods were to be remain the property of the seller till they are paid for the property they are in and does not pass to the buyer until the terms are complied with। यानी कैश जब तक पे नहीं होगा तब तक हम रिस्क ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो जब तक आप कैश ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक आपको रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है कि एक ज्वेलर है, उसने किसी मिस्टर बायर को कोई ज्वेलरी ट्रांसफर करी कि आप देख लो, आपको पसंद आ जाए तो आप मुझे को प्राइस पे कर देना, प्राइस पे करोगे तो हम आपको इसकी ओनरशिप दे देंगे। तो जब तक बायर उस ज्वेलरी का प्राइस पे नहीं करेगा तब तक जो रिस्क होंगे वो किसके पास होंगे, सेलर के पास ही होंगे, है ना। अब एक और कहानी सुनो ध्यान से, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर सेलर टू बायर गुड्स ट्रांसफर हो गया है और सेलर ने अभी भी अपने पास राइट्स ऑफ डिस्पोजल रख रखे हैं, सेलर ने अभी भी अपने पास राइट्स ऑफ डिस्पोजल रख रखे हैं, तो ये केस में जो रिस्क होएगा वो किसके पास होएगा, सेलर के पास होएगा। एब्सोल्यूट रिस्क बायर के पास कभी भी ट्रांसफर नहीं होएगा, यानी कि ये सेल कंप्लीट नहीं होएगी। देखो, where there is a contract for the sale of specific goods or where the goods are subsequently appropriate to contract, the seller may by the terms of the contract or appropriation reserve the rights of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. In such case, notwithstanding to the delivery of goods to a buyer or to a carrier or the bailee for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods does not pass to the buyer until the conditions imposed by the seller are fulfilled। ये क्या कहानी है? मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर सेलर है, एक मिस्टर बायर है, सेलर ने गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए इनको, है ना, बट सेलर की कंडीशन ये है, मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या थी, ये क्रेडिट सेल थी, ये एक क्रेडिट सेल है। तो सेलर कह रहा है, देखो सेलर ने राइट्स ऑफ डिस्पोजल अपने पास रिजर्व करके रखे हैं। सेलर कह रहा है जब तक तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन नहीं कर दोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक हम इन गुड्स का रिस्क तुम्हारे को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो फिर अब यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर बायर ने इन गुड्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन नहीं किया तो इस गुड्स के रिस्क, यानी इसका जो मालिकाना अधिकार होएगा, यानी इस गुड्स की जो ओनरशिप होएगी वो ओनरशिप किसके पास होएगी, सेलर के पास होएगी। भले ही गुड्स बायर के पास है, सेलर ने बायर को गुड्स भेज दिया
और पोजीशन किसके पास है, बायर के पास है। मान लो इन गुड्स का इनवॉइस भी इसके पास है, इनवॉइस का मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, बट सेलर ने अभी भी अपने पास राइट्स ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, और कुछ कंडीशन लगा दी है कि तब तक हम आपको इन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। तो जब तक बायर इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है सर, इस गुड्स की ओनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेलर ने बाय रेलवे बायर को कोई गुड्स डिलीवर किए और उसका रेलवे बिल थी, उसका इनवॉइस भी इनको ट्रांसफर कर दिया। ओके, बट अभी भी ना ओनरशिप इसके पास है। एक्चुअली ये क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट सेल है। तो मिस्टर सेलर ने कहा जब तक आप ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन करके उसको एक्सेप्ट नहीं कर लोगे तब तक हम आपको इसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो जब तक बायर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनरशिप किसके पास रहेगा, सेलर के पास रहेगा, भले ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स ट्रांसफर हो गया हो बायर को। ठीक है ना। Where the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage by railway and by the bill of lading or railway receipt, यानी documents of title to goods, as the case may be, the goods are deliverable into the order of the seller or his agent. The seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. तो इसका मतलब ownership transfer नहीं होगी। यहाँ पे देखो, where seller of goods draws on the buyer for the price and transmits to the buyer the bills of exchange together with the bill of lading, as the case may be, the railway receipt to secure acceptance or payment of the bill of exchange. The buyer is bound to return the bill of lading or railway receipt if he does not honor the bills of exchange. If he wrongfully retains the bill of lading or railway receipt, the property in goods does not passes to him. क्योंकि सेलर ने राइट्स ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किए थे। तो इसका मतलब मैम, सेलर जब भी राइट्स ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करेगा तो फिर सेलर के पास ही ओनरशिप होएगी, बायर के पास ओनरशिप नहीं होएगी। ठीक है ना यार। लेकिन डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स कर दिया है ट्रांसफर, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास ना रिस्क उसका हो जाएगा। लेकिन अभी भी सेलर ने राइट्स ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किए हैं, तो इसका मतलब जब तक प्राइस नहीं पे करोगे तब तक कंप्लीट ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होएगी। ठीक है, आ जाओ। रिस्क प्राइमा फेसिया विद द प्रॉपर्टी। जी हाँ, रिस्क क्या होती है, प्राइमा फेसिया। रिस्क प्राइमा फेसिया एविडेंस है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का रिस्क ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब है कि सेल कंप्लीट हो गई। अगर किसी प्रॉपर्टी का रिस्क ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब है सेल कंप्लीट हो गई। ठीक है ना यार। तो ये वाली बात तो मैंने क्लास में बहुत समझाई थी आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए रिस्क इज अ प्राइमा फेसिया एविडेंस कि आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है ना। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम हमारे पास आती है और ये क्या है, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट, है ना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल्स बाय नॉन ओनर। देखो, अगर मैंने तो आप लोगों को बता रखा है, 1 मिनट, ओके, मैंने आप लोगों को बता रखा था कि अगर किसी, देखो सेलर ने बायर को कोई गुड्स बेचा, तो अगर सेलर के पास उस गुड्स की ओनरशिप होएगी, उस गुड्स का टाइटल होएगा, तभी तो सेलर बायर को टाइटल ट्रांसफर कर पाएगा। और अगर सेलर के पास वो गुड्स का ओनरशिप नहीं होएगा तो बायर को भी टाइटल ट्रांसफर नहीं होएगा। बट फिर इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे नॉन ओनर भी टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार पढ़ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम, अच्छी मैक्सिम है और 2-3 बार पूछी भी जा चुकी है, अच्छे से करना। कहाँ गया मैक्सिम, कहाँ चली गई, यहाँ पे देखो, नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट। इसका मतलब क्या होता है, इन जनरल द सेलर कैन सेल्स ओनली सच गुड्स ऑफ विच ही इज ऑब्सोल्यूट ओनर। मतलब जिस गुड्स का टाइटल सेलर के पास होएगा, सेलर वही गुड्स ट्रांसफर कर पाएगा। बट समटाइम्स अ पर्सन में सेल्स गुड्स ऑफ विच इज नॉट द ओनर। बट कभी कभी ना एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास गुड्स का टाइटल नहीं होता, फिर भी वो उस गुड्स के गुड टाइटल ट्रांसफर कर देते हैं ना। तो देन द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बायर हु हैज बॉट द गुड्स बाय पेइंग प्राइस। द जनरल रूल रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर to the buyer of goods a better title than he himself has. If the seller is not the owner of the goods, then the buyer also will not become the owner, है ना। The title of the buyer shall be the same as the seller. आई बात समझ में आप लोगों को? हाँ जी मैम।
तो ये लैटिन मैक्सिम हमारी, चलो इसके बेसिस पे हम लोग करेंगे यार, ठीक है ना। इफ ए सेल सम स्टोलन गुड्स टू बी हु बाय इन गुड फेथ, बी विल गेट नो टाइटल ऑफ दैट एंड द ट्रू ओनर हैज द राइट टू गेट बैक द गुड्स फ्रॉम बी। आई बात समझ में? इसका मतलब ये, मान लो मैं ना एक फोन चुरा के लेके, मैं ये कैलकुलेटर चुरा के लेके आई, और फिर मान लो मैंने ये कैलकुलेटर ना किसी XYZ को भेज दिया, क्या वो XYZ को मैं गुड टाइटल ट्रांसफर करेगी? उसने मुझे पूरा पैसा दे दिया है? नहीं, क्योंकि मेरे पास ही टाइटल नहीं है ना, तो वो पर्सन के पास टाइटल कहाँ से पहुंच जाएगा, है ना। तो नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट, यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी कोई भी पर्सन किसी को वो टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है जो उसके पास स्वयं नहीं है। आ जाओ, अब इसके एक्सेप्शनल केसेस में तो मजा है यार, है ना। इस बार आपके सेल्स, आपके आरटीपी में यहाँ से क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपके आरटीपी में यहाँ से एक केस स्टडी पड़ा हुआ है, मैंने आरटीपी करवा दी। नहीं, मक्कार नहीं बोलूँगी, तुम लोग तो मेरे प्यारे बच्चे हो ना, मक्कार नहीं बोल सकती मैं, मतलब कर लेना यार। मक्कार बोलने जा रही थी बट मैं बोलूँगी नहीं यार, है ना, कर लेना यार, लेकिन आरटीपी से क्वेश्चन यार, है ना। चलो आ जाओ, पहला एक्सेप्शन क्या है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, है ना। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट ये क्या है सर? देखो यहाँ पे क्या है, मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है, मान लो एक मिस्टर प्रिंसिपल है, उन्होंने अपने बिहाफ पे एक मिस्टर ए को अपॉइंट किया, और ये मान लो ट्रेडर है, और इनके बिहाफ पे, मिस्टर पी के बिहाफ पे मिस्टर ए, इनके बिहाफ पे मार्केट में गुड्स बेच रहे हैं ना। और तो फिर ये केस में मिस्टर ए क्या बन जाएंगे? मर्केंटाइल एजेंट बन जाएंगे। अब ये हमेशा ना पी के बिहाफ पे कोई भी XYZ कोई भी पर्सन आता था तो ये सभी को माल बेचते थे, है ना। तो सबको नॉलेज में है कि जो मिस्टर ए है वो मिस्टर पी के एजेंट है और यही माल बेचते ना। अभी मिस्टर पी ने मिस्टर ए को किसी गुड्स को बेचने से मना कर दिया, बट मिस्टर एक्स ने उस गुड्स को बेच दिया मिस्टर एक्स को, मिस्टर ए ने उस गुड्स को बेच दिया मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स ने उसको गुड फेथ में परचेज कर लिया, फॉर कंसिडरेशन परचेज कर लिया, है ना। और मिस्टर ए के पास वो गुड्स होल्ड थे उस समय, वो उसको पॉज कर रहा था, तो ये सिचुएशन में मिस्टर एक्स को गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार फिर से सुनना, है ना, नालायको, फिर से सुनना क्या कह रहे हैं। एक मिस्टर पी है जिन्होंने अपने अंडर में अपॉइंट किया एक मिस्टर ए को, और मिस्टर ए ही हमेशा XY और Z को, मतलब जो भी बंदे आते हैं उनको गुड्स बेचते हैं। एक दिन मिस्टर पी ने इन गुड्स को बेचने से मिस्टर ए को मना कर दिया, बट मिस्टर एक्स उस दिन पहुंच गए गुड्स लेने के लिए, तो मिस्टर ए ने क्या किया, इनको गुड्स बेच दिया। अच्छा, मिस्टर एक्स को नॉलेज में नहीं है कि ए इन गुड्स को नहीं बेच सकता है, पी ने उसको मना करके रखा है, ये बात मिस्टर एक्स को नॉलेज में नहीं है। अच्छा मैम, और मिस्टर एक्स ने उन गुड्स को परचेज कर लिया, मिस्टर एक्स ने उन गुड्स को परचेज किया है गुड फेथ में, ओके मैम, फॉर कंसिडरेशन, ओके मैम, और मिस्टर ए के पास वो गुड्स थे और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिस्टर ए मिस्टर पी के भी आप उन गुड्स को बेच रहे हैं, तो फिर ये सिचुएशन में एक्स को गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि ए के पास टाइटल नहीं है उन गुड्स को बेचने का, फिर भी ए के पास टाइटल आ जाएगा। क्या कहते हैं? तो मर्केंटाइल एजेंट, तीन सिचुएशंस हैं यार। अ सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स वुड pass a good title to the buyer in the following circumstance, namely if he possesses the goods, हाँ जी मैम, if the sale was made by him when acting in the ordinary course of business, and if the buyer had acted in a good faith and for consideration उसने goods को purchase कर लिया है। अब मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल बाय जॉइंट ओनर का मतलब क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक टेलीविजन है, इस टेलीविजन को ए और बी दो लोगों ने होल्ड किया हुआ है ना, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, जॉइंट ओनर हो जाएंगे ना। इस गुड्स का पोजीशन किसके पास है, ए के पास है, इस गुड्स का पोजीशन किसके पास है, ए के पास है, और ए ने क्या किया, अभी इस गुड्स को जब भी कोई बेचेगा तो ए और बी दोनों मिलके बेचेंगे, क्योंकि इस गुड्स का टाइटल किसके पास है, ए और बी दोनों के पास है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ए के पास पोजीशन है इसका, और ए ने किसी मिस्टर एक्स को ये गुड्स बेच दिया। नाउ मिस्टर एक्स ने वापस फिर से आता है, गुड फेथ में परचेज कर लिया, फॉर कंसिडरेशन परचेज कर लिया, तो ये सिचुएशन में ए टू एक्स गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। If one several joint owners of goods has the sole possession of them by permission to the co-owners, the property in the goods is transferred to any person who buy them in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell, ये केस में गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आता हमारे पास सर सेल बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आप लोगों को बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, बट अगर आप इनको एक रीजनेबल टाइम में सू करते हो तो फिर ये क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। अब मान लो किसी पर्सन ने किसी से फ्रॉड करके कोई कैलकुलेटर उसे फ्रॉडेंटली ले लिया,
और बाद में उसने वो फ्रॉड किया हुआ कैलकुलेटर किसी और को बेच दिया। वो बेचारा जो सामने वाला पर्सन है वो इनोसेंट है, उसको पता नहीं है कि ऐसे देखो वो ये क्या होता है मैम। एक मिस्टर एक्स है जिनके पास एक कैलकुलेटर था, अब ये कैलकुलेटर को मिस्टर वाई ने बाई फ्रॉड करके एक्वायर कर लिया और वाई ने किसको भेज दिया, जेड को भेज दिया। जेड बेचारा इनोसेंट है, उसको तो पता भी नहीं कि वाई ने फ्रॉड करके ये कैलकुलेटर एक्वायर किया है, और जेड ने गुड फेथ में फॉर कंसिडरेशन ये गुड्स को परचेज कर लिया। तो जेड को क्या मिल जाएगा, गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजीशन देयर ऑफ। ओ ये क्या है, एक मिस्टर सेलर है जिन्होंने एक मिस्टर बायर को एक गुड्स बेचा, ये गुड्स बेचा, बट गुड्स का जो पोजीशन है वो अभी भी किसके पास है, सेलर के पास है, बट रिस्क इनको ट्रांसफर हो गए। एक मिस्टर ए आते हैं मिस्टर एस के पास और बोलते हैं सर मुझे ये गुड्स चाहिए और मुझे बहुत ज़रूरी है ये गुड्स का, और ए ना ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है सेलर को, लेकिन रिस्क तो इसका किसके पास है, बी के पास है। रिस्क किसके पास है, बी के पास है, यानी ओनरशिप किसके पास है, बी के पास है। बट ए कह रहा है मैं तुझे इसके डबल पैसे दूंगा। यार कोई मुझे डबल पैसे देगा तो मैं तो इमीडिएटली बेच देगी, कुछ सोचेगी नहीं। वही सेलर ने किया, एक गुड्स जो इसके पास था वो ऑलरेडी बिक चुका है, बट ए ने कहा कि मैं तेरे को दुगने पैसे देगा, तो सेलर ने क्या किया, वो गुड्स इसको ट्रांसफर कर दिया। ए को पता नहीं था कि ये गुड्स बिक चुका है, यानी ए इनोसेंट है, यानी ए ने गुड फेथ में इस गुड्स को परचेज किया है, फॉर कंसिडरेशन परचेज किया है, इसको नॉलेज नहीं है कि ये गुड्स ऑलरेडी बिक चुका था। तो ए बेचारा इनोसेंट है, ए बेचारा इनोसेंट है। अगर इनोसेंट है तो उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, seller by buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him, where a buyer with the consent of the seller obtains the possession of the goods before the property in them has passed to him, he may sell, pledge or otherwise dispose of the goods। आई बात समझ में, सेलर ने बायर को एक गुड्स बेचा, अभी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, डॉट ट्रांसफर नहीं हुआ है, और सेलर ने बायर को गुड्स का पोजीशन दे दिया, पोजीशन ट्रांसफर हो गया है इसको, है ना, बट अभी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ है। और अगर आप मिस्टर बी इस गुड्स को प्लेज करते हैं, सेल करते हैं, है ना, या कुछ भी करते हैं, तो ये केस में जिसको भी मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने मिस्टर सी को ये गुड्स बेच दिया, तो मिस्टर सी को पता नहीं है कि अभी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। एस ने बी को एक गुड्स ट्रांसफर किया और सेलर को पता नहीं, सेलर ने अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर किया है, और मिस्टर बी ने इस गुड्स को सी को बेच दिया। मिस्टर सी को पता नहीं है कि अभी ओनरशिप मिस्टर सेलर के पास ही है, मिस्टर सी ने गुड फेथ में फॉर कंसिडरेशन इस गुड्स को परचेज कर लिया, तो मिस्टर सी को गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। आगे बात करते हैं फिर, सेल बाय अनपेड सेलर, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। सेल बाय अनपेड सेलर का मतलब होता है, मान लो सेलर ने बायर को गुड्स बेचा और वो क्रेडिट पे बेचा या क्रेडिट पे नहीं बेचा है, बट बायर ने पैसे नहीं दिए, तो कुल मिला के क्रेडिट पे बेचा, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर कर गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया था, वो डिसऑनर हो गए, या फिर कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया था और बायर ने पेमेंट नहीं करी, तो ये केस में ये अनपेड बन जाएगा। हाँ जी मैम, अगर ये अनपेड बनेगा तो इसके पास दो राइट्स आ जाएंगे। हाँ जी मैम, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स में यहां पे ना इसके पास कितने राइट हो जाएंगे, 3 राइट्स होंगे। लास्ट राइट क्या है, राइट टू रीसेल। तो यहाँ पे अगर अनपेड सेलर हो तो कानून ही आपको अधिकार दे रहा है, अनपेड सेलर हो तो कानून ही आपको अधिकार दे रहा है कि आप इन गुड्स को बेच सकते हो। तो जब कानून ने अधिकार दिया कि आप इन गुड्स को बेच सकते हो तो बेच डालो यार इन गुड्स को, ठीक है ना यार। एंड सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सेलर ने बायर को गुड्स बेचा तो रिस्क ट्रांसफर हो गया, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, बट बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये गुड्स कौन एक्वायर कर लेगा, इसका ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर ले लेगा, और ऑफिशियल रिसीवर
ने अगर किसी को बेचा तो उस पर्सन को गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कानून का बंदा यार, कानून का बंदा यार। तो सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर, सेलर ने बायर को गुड्स बेचे, बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो उन गुड्स को कौन एक्वायर कर लेगा? ऑफिशियल रिसीवर। और ऑफिशियल रिसीवर किसी भी पर्सन को वो गुड्स बेचता है तो उसको गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। लिक्विडेटर, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो लिक्विडेट हो रही है तो ये केस में कंपनी के सारे एसेट जाएंगे लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर जिनको भी बेचेगा उसको गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। फाइंडर ऑफ गुड्स, याद करो मैंने आप लोगों को बताया था, फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में अगर 2/3 एक्सपेंस वो कर चुका है, फाइंडर ऑफ गुड्स 2/3 एक्सपेंस कर चुका है और अभी भी बायर जो उसका मालिक है गुड्स का नहीं मिला, या फिर मान लो फॉर एग्जाम्पल जो उसका ओनर मिला उसने उन गुड्स को लेने से मना कर दिया, तो ये केस में फाइंडर ऑफ गुड्स उन गुड्स को बेच सकते हैं और जिसको भी बेचेगा उसको गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। पॉनी, अगर किसी मिस्टर पॉनर ने, मान लो एक मिस्टर पॉनर है, इन्होंने किसी गुड्स को प्लेस किया पॉनी को, तो पॉनी ने इनको टाइम दिया होगा कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आप ना अपना पैसा, अपना गुड्स ले जाना और हमें हमारे पैसे वापस कर देना। पॉनी ने टाइम दिया, टाइम पीरियड एक्सपायर कर गया, पॉनी ने नोटिस दिया कि अपना गुड्स ले जाओ अदरवाइज मैं सेल कर दूंगा। पॉनर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, पॉनी इन गुड्स को सेल कर सकता है। अगर पॉनी इनकी सेल करेगा तो जो भी पर्सन होगा, कोई भी थर्ड पार्टी होगी, उसको गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते यार, एक चीज हमारे से छूट गया था, स्टॉपल। यार स्टॉपल क्या है? स्टॉपल का मतलब होता है एक पर्सन अपनी ओनरशिप को डिनाई नहीं कर सकता, है ना। स्टॉपल मैंने आप लोगों को समझाया था। फॉर एग्जांपल मान लो एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास एक बाइक है, बस मिस्टर ए के पास एक बाइक है और मिस्टर बी दोनों दोस्त है। मान लो मिस्टर बी ने ये जो बाइक है, ये बाइक ना मिस्टर सी को ऑफर किया कि क्या तुम ये बाइक परचेज करोगे, और मिस्टर ए के सामने मिस्टर ए ने बी को रोका ही नहीं, मिस्टर ए ने बी को रोका ही नहीं, और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को ऑफर दिया। मिस्टर सी ने कहा कि यस मैं ये बाइक में इंटरेस्टेड हूँ, मैं परचेज करूंगा। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को ये बाइक बेच दी ए के सामने, ए ने डिनाई नहीं किया, तो इसका मतलब है बी क्या बन गया बेटा? अब यहाँ पे देखो बी के पास टाइटल तो नहीं है, बी के पास टाइटल नहीं है, लेकिन ए के सामने उसने कहा और ए ने डिनाई नहीं किया, तो ये केस में अब बी क्या बन जाएगा इस गुड्स का? मतलब ओनर नहीं बनेगा, बट ऑफकोर्स जिसको भी टाइटल ट्रांसफर करेगा उसको गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल, आओ पढ़ा दो पहले यार ये टॉपिक। Where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get the good title। तो यहाँ पे क्या था? ओनर ने रोका नहीं उसको, रोका नहीं मिस्टर बी को। ए की प्रॉपर्टी थी, ए को रोकना चाहिए था, ए ने रोका नहीं बी को, और बी ने उस प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया, ए के सामने बेच दिया, ए ने रोका ही नहीं, तो ये केस में सी को गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। The transferee get good title as against the true owner, but before a good title by estoppel can be made, it must be shown that a true owner had actively suffered or held out the other person in question as a true owner। ठीक है ना यार। सेम एग्जाम्पल है यहाँ पे, पढ़ लेना आप। आ जाओ, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या है? वेरी सिंपल यार। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स, अगर एग्जिस्टिंग गुड्स हैं तो अनअसर्टेन होंगे, उनको असर्टेन करो, स्पेसिफिक बनाओ। आप बायर प्राइस पे करेगा, सेलर उन गुड्स की डिलीवरी करेगा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहते हैं देखना, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंप्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस। वेरी सिंपल यार। तो सेलर ने बायर को भाई गुड्स ट्रांसफर किए, रिस्क ट्रांसफर करेगा ये, और ये इनको प्राइस पे करेगा, सर यहाँ परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगी यार। बट मैम एक बात बताओ, हाँ बेटा मैम एक बात बताओ, क्या हो रहा है यार ये? ओके, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वेरी सिंपल, सेलर गुड्स ट्रांसफर करेगा बायर को, और बायर इसका प्राइस पे करेगा। बट सुना ध्यान से, प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स ये दो कॉन्करेंट कंडीशंस हैं, इसेंशियल कंडीशन नहीं है। मतलब मैम इसका मतलब क्या होता है? मतलब सेलर ने गुड्स ट्रांसफ़र किए या नहीं किए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुड्स हो सकता है अभी भी सेलर के पास हो, अगर टीओपी हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, यानी प्रॉपर्टी का रिस्क ट्रांसफ़र हो गया, तो मानो
कि सेल कंप्लीट हो गई, बट परफॉर्मेंस के लिए ऑफकोर्स परफॉर्मेंस के लिए डिलीवरी करनी पड़ती है और उसको पेमेंट देनी होती है, ठीक है ना यार। तो इसमें कुछ ना है। तो यहाँ पे देखो पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, ध्यान रखना यार, ठीक है ना। एंड ड्यूटी ऑफ द सेलर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम, ठीक है ना यार। तो वेरी सिंपल यार, यहाँ पे परफॉर्मेंस हो जाएगी, सेलर ने रिस्क ट्रांसफर किया, गुड्स ट्रांसफर करो और उसका प्राइस पे करे बायर, और फाइनली अगर ऐसा हो गया गुड्स ट्रांसफर हो गया सेलर टू बायर एंड प्राइस पे हो गया बायर टू सेलर, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना यार। तो आज की सेवाएं यहीं तक के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी कौन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।